वेलकम स्टूडेंट्स टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आगे आने वाले यूनिट्स में भी, जैसे कि वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, इन सब यूनिट्स में बहुत काम आएगा और रोटेशनल मोशन में भी। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। तो जैसा कि सारे बच्चों को पता है कि हम डायनेमिक्स ब्रांच में हैं इस समय, और उसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स। और उस फोर्स चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है ये आपके सामने ऊपर जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं लिखा हुआ, वो हेडिंग हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यही आज का टॉपिक है और बहुत एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम आपको इस हेडिंग का वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताते हैं। किसी चीज का मीनिंग जानने से ही वो चीज समझ में आ जाती है, तो समझने के लिए आपको उसका मीनिंग जानना चाहिए। मोमेंटम वर्ड आप जानते हो। डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, और फॉर्मूले भी उसका फॉर्मूला बताया जा चुका है। स्मॉल p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सब डिटेल में हम कर चुके हैं। लीनियर वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है यहां पर कि ये ऐसी बॉडीज का मोमेंटम ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहां जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं। ये अगर बॉडी का मास है और ये उसकी वेलोसिटी है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही वेलोसिटी हो रही होती है, तब लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। लीनियर मतलब लाइन, क्योंकि आगे जाकर ये मोमेंटम एक और टाइप का भी पढ़ना पड़ता है हमें, रोटेशनल मोशन में, जिसमें बॉडी रोटेट कर रही होती है, तब वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो खैर फिलहाल इस लीनियर वर्ड का सिर्फ आप मीनिंग समझ लो, बहुत ज़्यादा लीनियर वर्ड के डिटेल में अभी नहीं जाना। जब एंगुलर मोमेंटम से इसे कंपेयर करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक इसका डिटेल पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको मोमेंटम का कंप्लीट नाम लीनियर मोमेंटम लिखा है। लीनियर मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके जी। तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हुई बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो उसे खाली मोमेंटम न बोल के लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन वर्ड है। देखिए, हम हेडिंग को बैकवर्ड डायरेक्शन में समझ रहे हैं। पहले हमने मोमेंटम समझा, वो हमें पता है। लीनियर वर्ड का मतलब आपको बता दिया, इन अ स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बचा कर रखना। जैसे आम बोलचाल की भाषा में आप सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं। छोटी क्लास में बच्चों को सॉइल कंजर्वेशन पढ़ाया जाता है कि जब बारिश वारिश आती है तो अपर लेयर ऑफ द सॉइल बारिश की बहाव के साथ बह जाती है, जो काफ़ी अपर लेयर ऑफ द सॉइल बड़ी फर्टाइल मानी जाती है। तो उस सॉइल को कंजर्व करने के लिए, यानी बचा के रखने के लिए कि वो बहे ना, प्लांट्स या ट्रीज लगाने चाहिए। ऐसा छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है साइंस में। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम बोलते हैं लेक्स खोदना चाहिए वगैरह वगैरह, और पॉन्ड्स खोदना चाहिए, तो वाटर कंजर्व रहे, बचा रहे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, डिफॉरेस्ट्रेशन ना हो। तो जिस भी चीज़ को हम कंजर्वेशन करते हैं, कंजर्व करते हैं, जैसे पुराने मॉन्यूमेंट्स को हम कंजर्व करके रखते हैं, जो हमारा एक राष्ट्रीय धरोहर कहते हैं हिंदी में, वो हो जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं जिनको सरकार भी और पूरी इंटरनेशनल गवर्नमेंट कंजर्व करके रखती है, उनको बचा के रखती है, कोई उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज को डिस्ट्रॉय ना करना, उसे बचा कर रखना, या जैसा है वैसा ही रखना। और ये कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगभग सारे बच्चे जानते होते हैं, फिर भी मैं याद दिला दूं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
it gets transferred from one body to another, it gets transformed from one form to another. एनर्जी ना तो पैदा होती है ना मरती है, जितनी है उतनी ही रहती है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कंजर्व यानी सुरक्षित रहती है, जैसी है वैसी ही रहती है. तो कंजर्वेशन का मीनिंग आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारा प्रिंसिपल ही कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. अब यहां कंजर्वेशन यानी सुरक्षित किसको रखा जा रहा है? लीनियर मोमेंटम को. तो आपको यह बताना है कि लीनियर मोमेंटम कब सुरक्षित रहेगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल तब कंजर्व रहेगी जब उस पर पेड़ लगाओगे, फॉरेस्ट तब कंजर्व रहेगा जब आप फॉरेस्ट कटिंग बंद कर दोगे, और जहां कटिंग हो गई है वहां नए पेड़ लगाओगे. तो हर एक चीज के कंजर्व करने का कोई ना कोई उसके पीछे एक रीजन होता है, या उसके पीछे एक एक्शन होता है जिससे वो कंजर्व रहे. आपका मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका जो आपको कंजर्वेशन का प्रोसेस जब पढ़ा देते हैं उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इतना डिटेल में किसी किताब में ये डेफिनेशन या ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये टॉपिक समझाने के बजाय उनको डेफिनेशन रटवाने के का मोटिव रहता है किताब का भी, और ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह में भी. ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई है. तो हम बच्चों को ये मतलब इसीलिए बता रहे हैं कि जब ये मतलब पता होगा तभी आपको वो प्रिंसिपल भी समझ में आएगा. तो इस हेडिंग का मीनिंग जिसने समझ लिया वो सारा कुछ समझ जाएगा. इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो वेरी इजी हो जाएगा हर बच्चे के लिए. क्या मीनिंग है? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करने के लिए क्या चीज करनी चाहिए हमें, यानी लीनियर मोमेंटम जो कि ये होता है, ये जितना है उतना ही रहे, कम न हो जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है. आपको ये बताना है कि मोमेंटम चेंज यानी बदलता क्यों है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं बदली तो कंजर्व है. कंजर्व का मतलब जैसा है वैसा ही रहे. मोमेंटम बदलता क्यों है? इसका आंसर आपने पढ़ रखा है, न्यूटन सेकेंड लॉ. मोमेंटम के बदलने का यानी चेंज होने का एक ही कारण होता है, और वो कारण है ये. सेकेंड लॉ कहता है द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी अगर आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी उसका मोमेंटम चेंज होगा. यानी मोमेंटम चेंज होने के लिए जिम्मेवार ये है. तो अगर मैं कहूं कि अगर आप चाय में चीनी डालोगे तो ही वो मीठी होगी, ये तो सब जानते हैं. अगर मैं कहूं आपको चाय मीठी नहीं करनी, फीकी रखनी है, तो आप क्या बोलोगे? चीनी डालने से मीठी हो रही है तो चीनी मत डालो. ठीक है जी, बात कॉमन सेंस की बात है ये फिजिक्स में. अब फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज हो रहा है, आप चाहते हो मोमेंटम चेंज ना हो तो फोर्स मत लगाओ. यही ये लॉ कहता है. कोई ऐसी हाई फाई बात नहीं है फिजिक्स में, कोई भी बात हाई फाई नहीं होती. कॉमन सेंस नेचुरल फिनोमिनन होता है. व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, जब किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर, सिस्टम इसलिए कह देते हैं कि एक बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उसको एक सिस्टम कह देते हैं. इफ व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम या बॉडी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका मोमेंटम जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कंजर्व्ड रहेगा. और हमें कैसे पता चला? हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से ही पता चला, जो बोला था न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. ये वही लॉ सारी चीजों को समझा देता है. इसी लॉ ने समझा दिया कि फोर्स लगाने से मोमेंटम बदलता है, तो फोर्स न लगाने से मोमेंटम नहीं बदलेगा. इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. खाली मोमेंटम भी बोल सकते हैं. खाली मोमेंटम बोलोगे अंडरस्टूड होगा, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है. तो क्या बोलेंगे अगर बच्चों से पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। आप बोलोगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, अनचेंज्ड। द मोमेंटम विल नॉट चेंज if no external force is applied and momentum will change if force is applied। तो फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है, तो फोर्स नहीं लगाने से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये चाय और चीनी का एग्जांपल है। चीनी डालने से चाय मीठी होती है, तो जो काम करने से जो काम हो रहा है वो काम ना करो तो वो काम नहीं होगा। अब मैथमेटिकली आपको दिखाते हैं। इस लॉ को अगर आपने लिखा कि फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो रहा था, मैंने कहा हम फोर्स नहीं लगाते तो फोर्स को जीरो रख देते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, dp बाय dt इज इक्वल टू जीरो। सही बात है जी। इस फॉर्मूले में f की जगह आपने जीरो रख दिया क्योंकि हम कह रहे हैं हम फोर्स ही नहीं लगा रहे, और dt को जीरो से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dp की वैल्यू क्या आ गई, बताओ जी क्या आ गई मेरे लिखने से पहले, बोलते जाया करो मेरे साथ साथ। जीरो आ गई क्योंकि dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, dp जीरो आ गई। अब dp क्या था, चेंज इन मोमेंटम, जो कि जीरो है। अब चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब दैट मीन्स जो चीज जीरो होती है मतलब वो चीज नहीं हो रही, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, यानी चेंज नहीं हो रहा। और जिस चीज में चेंज नहीं हो रहा यानी वो चीज क्या है, जो चीज नहीं बदलती वो तो कांस्टेंट होती है, जो बदलती है वो वेरिएबल होती है। तो आपका ये लॉ मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया जी। अभी तो आप ऐसा बोल रहे थे कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होता है, नहीं लगाओगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, इसीलिए इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल दिया कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जैसा है वैसा ही। और ये आपने यहाँ इसको मैथमेटिकली भी देख लिया कि फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो रहा था, फोर्स नहीं लगाए तो फोर्स को हमने जीरो रख दिया, जीरो रखा तो dp बाई dt जीरो आया, dt मल्टीप्लाई करा, dp इज इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो जो चीज चेंज नहीं होती वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कंजर्व्ड होती है। तो ये आपका कंप्लीटली समझ में आ गया आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब जिस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो उस पर लेकर चलते हैं आपको। इस पूरे प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस आपको थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, गिव रीजंस टाइप पूछे जा सकते हैं, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम ले चलते हैं आपको इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ। तो ये है आपके सामने फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है ये। हालांकि कंपेयर करना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आए हैं और सबसे पहले अगर पूछा जाता है तो यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं सामने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस एप्लीकेशन में क्या बताया जाता है वो आपको दिखाते हैं। डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा अब तक। ये आपके पास एक गन है जिसमें एक बुलेट आपको लगी दिखाई दे रही है। देखें, बुलेट का मास स्मॉल m से डिनोट किया गया है और इस पूरी गन का मास जो है वो कैपिटल M से डिनोट किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है, क्योंकि गन तो बच्चों ने चलाई नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन आप कोई वीडियो वगैरह देखोगे या कभी आपने मूवीज में गौर किया हो तो जब गन फायर की जाती है यूं, या ये कहें कि बुलेट फायर की जाती है गन से, तो बुलेट के फायर होने पर बुलेट आगे की तरफ जब जाती है तो ये गन जो है पीछे की डायरेक्शन में एक झटका मारती है जिसे रिकॉइल फोर्स ऑन द गन कहते हैं। यानी गन जब आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट आगे जाने पर गन पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका मारती है। गन चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। जो आदमी गन चलाने की जिसको प्रैक्टिस नहीं है उसको बहुत तेजी से
पीछे की तरफ धक्का लगता है, चाहे जो मेंटली प्रिपेयर नहीं अचानक गोली चला देता है वो भी। और गन बड़ी हो, राइफल वगैरह, तो बहुत तेज, अगर बॉडी से थोड़े दूर पकड़ी हुई है तो सीधा बॉडी पे आके टक्कर मारती है। तो ये गन हमेशा, कोई भी गन हो, वो बुलेट छोड़ने पर पीछे की तरफ झटका मारती है। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, हमेशा होगा ही। उस पीछे झटका मारने को रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं। आप पहले ये ध्यान रख लो कि हाँ, यहाँ ये गन जो आपको दे रखी है, इसमें स्मॉल m अंदर बुलेट का मास है और कैपिटल M गन का मास है। बुलेट स्मॉल v वेलोसिटी से आगे जाती है तो गन कैपिटल V वेलोसिटी से पीछे जा रही है। अब ऐसा किस वजह से होता है, वो रीजन आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी रीजन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये लॉ यहाँ देखा गया है, यहाँ अप्लाई होता है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं रिकॉइल ऑफ अ गन, यानी गन का पीछे की तरफ धक्का मारना या झटका मारना। ये जो वर्ड मैं हिंदी में बोल रहा हूं, पीछे की तरफ धक्का मारना या गन का बुलेट फायर करने पर पीछे की तरफ आना, उसे रिकॉइल वर्ड कहते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन। लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ गन एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ बुलेट। यह मैंने आपको बता ही दिया। बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। फायरिंग से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे। आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी v एंड द गन मूव्स विद अ वेलोसिटी v। यहां पर ये ध्यान रखें, ये स्मॉल v और ये कैपिटल लेटर्स में v है, ठीक है जी। ये आपको यहां फॉन्ट से पता चल ही रहा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, वो रीजन सुन लें। ये है वो रीजन, ये यहां मैं टिक मार्क कर रहा हूं। थ्योरेटिकली ये वो रीजन है, मैथमेटिकली भी नीचे प्रूव करके दिखाया गया। बोलते हैं एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये वर्ड सिस्टम जो है, ये गन और बुलेट दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्म में यूज किया गया है। व्हेन द गन एंड बुलेट आर इन कंबाइंड फॉर्म, इट इज अ सिस्टम। और अब तक आप जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, उससे आप किसी चीज को पुश या पुल करते हो, धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो या ऐसा करने की कोशिश करते हो। यहां आप गन को धक्का नहीं दे रहे ना बुलेट को धक्का दे रहे, आप सिर्फ ट्रिगर दबाते हो। अब ट्रिगर दबाने से क्या होता है, गन बुलेट पर फोर्स लगाती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहा जाएगा। गन और बुलेट एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रही हैं वो इंटरनल फोर्स कही जाएगी। तो यहां पर ये एक्सटर्नल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये कंफ्यूजन कहते हैं बच्चे मुझे, क्लासरूम में जब हम कर रहे होते हैं तो बीच में हैंड रेज करते हैं कि सर मेरे को एक डाउट है। मैं बोलता हूँ हाँ मुझे पता है वो क्या डाउट है, इसलिए मैं आप लोगों को ही बोल देता हूँ। वो डाउट ये है कि बच्चा बोलेगा सर आपने उंगली से ट्रिगर को दबाया, तो उंगली से ट्रिगर पर फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन ये वो फोर्स नहीं है। आपकी गन के ऊपर अगर आप धक्का मार के उसे कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, यानी उसे गन को रेस्ट से मोशन में ले जा रहे हो, तब कहा जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स है। ट्रिगर पुल करना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ट्रिगर पुल करना इंटरनल फोर्स है। इसलिए आप ये एक्सटर्नल वर्ड को जरूर याद रखना। एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, और सिस्टम क्या है, सिस्टम है गन प्लस बुलेट। ये कंबाइंड चीज को एक सिस्टम कहा गया है। आप बुलेट पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बुलेट पर गन फोर्स लगा रही है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, यानी फायरिंग से पहले का मोमेंटम इक्वल टू रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। फायरिंग से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही फायरिंग के बाद रहेगा, तभी तो मोमेंटम क्या कहा जाएगा, कंजर्व्ड कहा जाएगा। चेंज नहीं होना, मोमेंटम के चेंज न होने को कंजर्व कहा जाता है। और उसके लिए आप खाली वर्ड फोर्स नहीं यूज करना कभी भी। जब आप न्यूटन का सेकेंड लॉ भी बता रहे हो, यू विल नॉट यूज द वर्ड फोर्स के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको यूज करना है एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाली फोर्स। अंदर सिस्टम एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, वो एक्सटर्नल नहीं है।
तो पूरे सिस्टम का देखो, गन का अपना मोमेंटम और बुलेट का अपना अपना मोमेंटम चेंज होगा। बुलेट भागेगी उसका मोमेंटम चेंज होगा, गन भागेगी उसका अपना मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन दोनों का कुल मिलाकर मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी है। तो यहां बोलेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब आपने यहां लिखा है नीचे देखो जीरो। जीरो क्यों लिखा? फायरिंग से पहले बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में। फायरिंग से पहले बुलेट रेस्ट में है, गन रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो चीज होती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो है, क्योंकि मोमेंटम होता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो जिस भी चीज की वेलोसिटी जीरो है उसका मोमेंटम जीरो। तो जीरो क्यों लिखा? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ये जीरो है, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब आफ्टर फायरिंग, फायर के बाद बुलेट का मास m और बुलेट की वेलोसिटी v, मैंने एरो लगाया क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो स्मॉल m और स्मॉल v है ये बुलेट का मोमेंटम है, और कैपिटल M और कैपिटल V किसका मोमेंटम है? गन का। तो लॉ कहता है दोनों का टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग जो भी कुछ हो, यहां जीरो है क्योंकि रेस्ट में थी, लेकिन टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो भी कुछ हो वो हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। तो बिफोर फायरिंग हमने जीरो रख दिया, आफ्टर फायरिंग जो बुलेट का मोमेंटम था, बुलेट के मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी प्लस गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। और ये रखने के बाद जब आप इस mv को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का mv दूसरी तरफ जाकर माइनस का mv हो जाएगा, और इस कैपिटल M को फिर आप नीचे ट्रांसफर कर देंगे, ये आपके पास कैपिटल V आ गई। कैपिटल V मतलब कैपिटल V क्या है? क्या है कैपिटल V? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। और ध्यान दें कैपिटल V माइनस में आ रही है। क्यों आ रही है कैपिटल V माइनस में? कैपिटल V माइनस में क्यों आ रही है? मैं चुप हो गया हूं क्योंकि आपको ये जवाब अपने आप को देना है, मैं तो हूं नहीं सामने। कैपिटल V माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने पर साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। तो ये माइनस साइन ये शो करता है कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये फॉर्मूले आपको, ये जो फॉर्मूला है उसके बनने की पूरी कहानी बता दी है। अब आपको कोई न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो उसमें आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि फायरिंग से पहले का मोमेंटम लिख लेना है इक्वल टू करके फायरिंग के बाद का मोमेंटम लिख लेना है। और गन बुलेट के केस में गन और बुलेट एक सिस्टम है, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ट्रिगर पुलिंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तब मानी जाती है जब आप किसी बॉडी को धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करो। बटन दबाना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहां पर दूसरे डायग्राम में भी आपको दिखाया जा रहा है, देखो रिकॉइल, उसमें टोटल मोमेंटम जीरो कहा जा रहा है, बिफोर भी और आफ्टर भी। यहाँ इसी गन का ये दूसरा डायग्राम है जिसमें बिफोर गन रेस्ट में है, आफ्टर क्या हुआ, बुलेट निकल गई गन से, फायर होके आगे, और रिकॉइल गन यानी पीछे जा रही है। ये गन की और ये बुलेट की डायरेक्शन है। ये गन की वेलोसिटी कैपिटल V और ये बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v। तो कैसे आया ये फॉर्मूला सारे बच्चों को पता चल गया है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये अगर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन फर्स्ट समझ लिया तो सारे एप्लीकेशन ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला भी यही सब बनेगा।
मैं आपको वन बाय वन फटाफट सारे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। चलते हैं हमारे सेकेंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन, ये भी गन और बुलेट से जुड़ा हुआ है। वाइल फायरिंग अ बुलेट, एक बुलेट फायर करते समय द गन शुड बी हेल्ड टाइट टू द शोल्डर। इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया। ये पिक्चर आपने बहुत जगह पर देखा होगा, किसी को गन फायर करते हुए और उसने ये बड़ी सी राइफल ली होती है और अपने कंधे पर, देख रहे हैं यहाँ, मैं आपको वो जगह भी बताता हूँ, रेड कलर से बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जगह जो आप दिख रहे हो, यहाँ इसने अपने कंधे पर इस गन को बहुत टाइटली चिपका रखा है। आजकल एक बहुत बड़ा पॉपुलर हो रहा है गेम, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पबजी। उसमें बहुत सारी गन और बुलेट और यही सब होता है। मैंने तो कभी नहीं खेला, लेकिन सुना बहुत है कि आधी यंग जनरेशन पबजी के चक्कर में ही बर्बाद है। मेरी तो सलाह यह है कि वीडियो गेम से हमेशा दूर रहें। गेम खेलना है तो असली गेम रियल लाइफ के खेलें, उसी से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। बंदूक भी चलाने का शौक है तो असली में शूटिंग सीखें, शूटिंग रेंज में जाके असली बंदूक से सब ऑथेंटिकली करें, लेकिन इलीगल नहीं कि बंदूक खरीद ली और इधर उधर किसी को उड़ा दिया। तो बंदूक चलानी है तो शूटिंग रेंज में जाएं, वो अच्छा स्पोर्ट है और काफ़ी उसमें स्कोप भी है। और शूटिंग ऐसा एक स्पोर्ट है जिससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। तो खैर वापस हम आते हैं। क्यों कहा जाता है कि आपको ये ट्रेनिंग में बताया जाता है, और इसीलिए कोई नौसीखिया आदमी, मतलब जिसको बुलेट फायरिंग और गन फायरिंग नहीं आता, वो अचानक पीछे गिर जाता है या चोट खा जाता है इस गन की वजह से। ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और ये टाइटली पकड़ने से क्या होगा। अभी अभी आपने सीखा कि गन किस वेलोसिटी से पीछे आती है, वो ये है। अभी आपने 2 मिनट पहले सीखा है ये फॉर्मूला, और इसके बनने की भी पूरी कहानी अब इसी क्लास में सीख रहे हैं, तो रिवाइज क्या कराऊं, पीछे जाके देख लो। अब ये जो गन जिस वेलोसिटी से आती है पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये गन आती है इस डायरेक्शन में, बड़ा सा वी बना दें, कैपिटल वी, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, माइनस साइन तो पता है डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। स्मॉल एम क्या है, बुलेट का मास, ये जो बुलेट निकली है इसका मास, और कैपिटल एम क्या है, गन का मास। वी बुलेट की वेलोसिटी। अगर आप इस गन के इस बैकवर्ड पोर्शन को अपने बॉडी से पूरा चिपका लोगे तो आपका जो बॉडी का मास है, ये आपकी बॉडी है, इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। ये मास गन के मास के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी गन का मास में आपकी बॉडी का मास कंबाइन हो गया अगर आपने इसको अपने बॉडी से चिपका लिया, क्योंकि वो तब आपके एज अ बॉडी पार्ट की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल चिपका लो, टाइट होल्ड करो, और टाइट होल्ड करने पर गन आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा बन जाएगी और गन का मास और आपकी बॉडी का मास कंबाइन हो जाएगा, यानी ये जो मास है ये कई गुना बढ़ जाएगा। और आप इतना मैथमेटिक्स सारे बच्चे जानते हैं कि जब ये डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, ये v की वैल्यू उतनी कम आएगी, और v की वैल्यू कम आएगी मतलब पीछे झटके, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन है वो पहले से कम हो जाएगा, और जितना कम होगा उतना आसानी से आप फायरिंग कर पाओगे, आपको झटका कम लगेगा। अगर आपने इसको थोड़ा दूर रखा और टाइटली नहीं पकड़ा तो झटके से ये बंदूक आपके कंधे पर आके टकराएगी, और जो अनस्किल्ड मैन होते हैं, यानी अनाड़ी लोग जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, वो लोग चोट खा जाते हैं, बहुत सीवियर चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं। तो आपको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि यू शुड होल्ड दिस गन टाइटली विद योर शोल्डर, और इतना टाइट होल्ड करें शोल्डर से कि गन के मास में आपका मास कंबाइन हो जाए, और आपका मास कंबाइन हो जाने की वजह से यहाँ मास बढ़ जाएगा और रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गन कम होगी, जिससे आपकी बॉडी में जर्क कम लगेगा, झटका कम लगेगा।
अब आते हैं आपके सामने थर्ड एप्लीकेशन। ये आप एप्लीकेशन देख रहे हो, ये एप्लीकेशन में ये एक बोट है, ये एक छोटी बोट है, बड़ा जहाज नहीं है पानी का, छोटी बोट। और ये छोटी बोट किनारे पर पहुंची है और ये इंसान आप देख रहे हो कार्टून सा, ये बोट है आपकी और ये किनारा बैंक या समुद्र है तो शोर बोल देते हैं, सी शोर, समुद्र का किनारा। अगर ये इंसान किसी छोटी बोट से कूदता है v वेलोसिटी से इस किनारे पर, तो ये बोट इधर पीछे की तरफ जाने लगती है कैपिटल v वेलोसिटी से। आदमी की स्पीड को मैंने स्मॉल v बोला है, बोट की स्पीड को कैपिटल v बोल दिया। बिल्कुल वही केस है, बिल्कुल वही केस कि आदमी अगर आगे की तरफ कूदेगा तो बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यहां पर आदमी को बुलेट मान लो और इस बोट को गन मान लो, यही फॉर्मूला, यही केस, बिल्कुल हर चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। बस बुलेट की जगह यहाँ आदमी आगे की तरफ कूद रहा है तो बोट जा रही है गन के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में। बिफोर जंपिंग दोनों का टोटल मोमेंटम 0 था, जंपिंग के बाद m मास आदमी का, उसकी वेलोसिटी स्मॉल v, और प्लस कैपिटल M मास बुलेट का, उसकी वेलोसिटी कैपिटल V। थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे अलग से लगे। बिफोर जंपिंग, आफ्टर जंपिंग मोमेंटम सेम रहता है, कोई एक्सटर्नल बाहर से आके तो धक्का दे नहीं रहा है। ये भी वैसा ही है कि आदमी बोट पर फोर्स लगाएगा तो बोट आदमी पर फोर्स लगा देगी, आदमी आगे भागेगा तो बोट पीछे भागेगी। तो आप इसको बिल्कुल बुलेट और गन के एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है और यही फॉर्मूला इसके लिए बनेगा। बोट किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी, ये। लेकिन अगर इस बोट की जगह बहुत बड़ा पानी का जहाज होता है, क्रूज जहाज, तो उससे आदमी कूदता है तो वो जहाज नहीं हिलता। किनारे पर अगर कोई कूद भी जाए बिल्कुल किनारे पे आके, तो जहाज पीछे की तरफ नहीं भागता, हल्की बोट ही भागती है। क्या है वो रीजन? वही जो शोल्डर के साथ गन चिपकाने का है। अगर ये बोट बहुत बड़ी बोट है तो जो इसका मास है, जो कि कैपिटल M, वो बहुत ही ज्यादा होगा, और जब मास बहुत ज्यादा होगा तो आपका जो ये वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होगा। ये मास इतना ज्यादा होता है कि ये वेलोसिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी बोट बिल्कुल नहीं हिलती। छोटी बोट में एकदम ये आपको ढंग से देखने को मिलेगा कि मैन जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द स्मॉल बोट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन पानी में। बड़े जहाज में ये काम नहीं होगा। प्रिंसिपल अप्लाई तो हो रहा है, बट ड्यू टू द वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ द बोट या शिप, द रिकॉइल यानी पीछे जाने की जो वेलोसिटी है, इट इज नेग्लिजिबल, नहीं होती, ना के बराबर होती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। तो यह आपके सामने थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन में रॉकेट एंड जेट प्लेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, रॉकेट बिफोर, आफ्टर, गोली बंदूक वाला ही केस है। गोली समझ लो आप रॉकेट को, उसका मास और वेलोसिटी आगे की तरफ, और जो गैस है वो बैकवर्ड रिकॉइल वेलोसिटी, ये भी m और v, और बिफोर एंड आफ्टर सेम रहना है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तीसरा एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार इस एग्जाम्पल का नाम देके ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस लॉ पर बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल रॉकेट प्रोपल्जन इज बेस्ड, तो आपको आंसर लिखना होता है इट बेस्ड या इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, बाहर से कोई से धक्का नहीं देता, अंदर का ही फ्यूल जलकर पीछे की तरफ प्रेशर या फोर्स लगाता है, जिससे रॉकेट आगे भाग जाता है। अगला एग्जाम्पल है, एन एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस हु वांट्स टू रिटर्न टू द स्पेसशिप
throws some object in a direction opposite to the direction of motion of the space. ये एक एस्ट्रोनॉट है, ये अपने स्पेसशिप से बाहर पहुंच गया। वैसे तो इस रस्सी बंदी होती है, स्पेस वॉक करना कहते हैं उसको। स्पेसशिप से बाहर निकल के कई बार स्पेसशिप को भी रिपेयर करना पड़ता है या कोई रिसर्च करनी पड़ती है, स्पेस का स्टडी करना पड़ता है, तो उन्हें स्पेसशिप से बाहर जाना पड़ता है। हालांकि उनको एक रोप से बांधा जाता है और वापस खींचा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती स्पेस में, वो फ्लोट करते रहते हैं। अगर रस्सी वस्सी से नहीं बंधे, कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी लॉस्ट हो सकता है वो। लेकिन अगर वो अपने आप ये काम करना चाहे तो वो क्या करता है, उस अपने हाथ में उसके एक यहाँ पत्थर लेता है वो, और ये पत्थर उसके पास पहले से ही स्पेस सूट में होते हैं। पत्थर नहीं कहना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर के साइज के, और स्पेस सूट में उसके पहले से ये रखे होते हैं पॉकेट्स में। वो पॉकेट में से निकालता है और एक ऑब्जेक्ट को आगे थ्रो कर देता है। जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट को आगे थ्रो करता है, वो अपने आप पीछे की तरफ चला जाता है। और अगर उसे आगे जाना है तो वो ऑब्जेक्ट को किधर थ्रो करेगा, पीछे। मतलब जिस भी डायरेक्शन में उसे जाना है, ऑब्जेक्ट को वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करता है, या यूं कहें ऑब्जेक्ट को वो जिस डायरेक्शन में भी थ्रो करता है, उसकी खुद की बॉडी पीछे की तरफ जाने लगती है, उसके ऑपोजिट जाने लगती है। बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जो गोली बंदूक का है, शिप से कूदते हुए इंसान का है, इसका है। एक अगर ये अब ये जो स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट है, ये बुलेट का काम करेगा और ये आदमी गन का काम करेगा। तो ये बुलेट आगे की तरफ फायर की गई तो इंसान की बॉडी जो गन की तरह एक्ट कर रही है वो पीछे जा रही है, और ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसको एस्ट्रोनॉट को कोई बाहर से धक्का नहीं दे रहा है। तो इंटरनल फोर्स जब लगती है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब ये पूरा एस्ट्रोनॉट और ये ऑब्जेक्ट जो इसने थ्रो किया है, ये एक सिस्टम है। अगर ये स्मॉल v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में थ्रो करेगा तो कैपिटल V वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट माने कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नली कोई इसको धक्का देने या फोर्स लगाने नहीं आ रहा है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बिफोर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट दोनों का टोटल मोमेंटम 0 था। आफ्टर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा मास है इस पत्थर का, और एस्ट्रोनॉट का मास क्या है, कैपिटल M। तो ये पत्थर का मोमेंटम हो गया जो इसने थ्रो किया है, और ये किसका मोमेंटम हो गया, एस्ट्रोनॉट का। और एस्ट्रोनॉट किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा, वो वेलोसिटी क्या आएगी, इसको पूरे को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का स्मॉल m इंटू स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। फॉर्मूला देखो हर जगह सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स कवर नहीं कर रहे हैं। बाकी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह या कोई साइड बुक वगैरह से कुछ एग्जाम्पल्स खोजें, और अगर कुछ इनसे जितने एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इनसे कुछ अलग एग्जाम्पल्स अगर किसी को मिलते हैं तो वो मेरे को सेंड करेंगे, लिख कर भेजेंगे। काफ़ी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो मैं टास्क देता हूँ किसी भी लेक्चर में वो करके भेजते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं। टास्क दिया जाए तो उसे कंप्लीट करें। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अभी आपको 2 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स भेजूंगा मैं 1 बाय 1। एक तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आज आपको थर्ड लॉ के जो पिछला क्लास का लेक्चर था वो आपको मिल जाएंगे, और ये लेक्चर देखने के बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। दोनों को सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी, पिछले भी कुछ पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं जिन बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजा है, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं पिछले भी, और 1-2 प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम। बहुत जल्दी आने वाला है वो वीडियो, कमिंग सून। आज उसका टीजर समझ लो आ गया। तो अब आपके पास क्या टास्क है, एक तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ और एग्जांपल्स ढूंढें और मुझे सेंड करें। इस लेक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करें, वॉच करें और समझ के याद रखें।
और क्वेश्चन पेपर जो दिया जा रहा है उसे सॉल्व किया। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।